गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ा था, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मैं आप लोगों को एक बात इम्पॉर्टेंटली कह दे रही हूँ, क्योंकि बिकॉज आप लोग ये ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं एंड दिस इज़ रियली अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग दिस सच अ बिग थिंग, स्टडिंग योर सेल्फ। फर्स्ट 2 थिंग्स आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, ठीक है। जब आप लोग एसएसटी की स्टडी करने बैठ रहे हैं या कोई भी टॉपिक को लेकर अगर आप बैठ रहे हैं मोबाइल चलाकर, तो ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ मोबाइल ऑन करके वीडियो देखना है। आपको कॉपी और पेन अपने साथ रखना है। यू हैव टू नोट डाउन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब आप पूछोगे इम्पॉर्टेंट थिंग्स कौन सी है। नाउ यू आर इन क्लास 7। कुछ लाइनें, कुछ जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हो कि हाँ मुझे ये नोट डाउन करना है, वो आपको सेल्फ नोट डाउन करना है। सेकेंडली, जब आप ये वीडियोस सुनने बैठ रहे हैं, सिट प्रॉपरली एंड फोकस्ड मतलब what I want to say focused is don't look at your mobile and at the same time look at your television या यहाँ वहाँ देखना, ठीक है। सी बेसिकली ऐसा होता है कि कभी कभी हो सकता है ना, बाय मिस्टेक भी हम ऐसा कर देते हैं। सो ऐसा मत करना। थर्डली, हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो जो आपको समझ में नहीं आए हो, और हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आ भी गए हो। तो कीप योर डिक्शनरी विथ यू, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चल रहा है आपका स्टडी का, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपनी पढ़ाई खुद कर रहे हो घर पर बैठकर। तो हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अभी वीडियोस रिकॉर्डेड है तो जाहिर सी बात है कुछ वर्ड्स है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, कुछ वर्ड्स आपके लिए थोड़े टिपिकल हो सकते हैं। तो आपको डिक्शनरी साथ में रखनी है। प्लस जिन जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है या जिनके पास बुक्स है, आई रिपीट, जिनके पास बुक्स है और जिनके पास बुक्स नहीं है, आप लोगों को बुक फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कब तक रिक्वायरमेंट नहीं है? जब तक आप वीडियोस देख रहे हो। पहले आप जितने भी वीडियो पार्ट्स आपके पास गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन तीनों पार्ट्स को अच्छे से आप 2 या 3 बार देखिए। देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट द चैप्टर कि चैप्टर किस बारे में है ना। अब क्वेश्चन आंसर्स करने की जब टाइम आती है, देन ओनली यू गो थ्रू बुक्स कि हाँ कहीं आपको ये जो आपने वीडियो में देखा है तो आपको आइडिया रहेगा कि मुझे कौन सा पॉइंट कहाँ मिलेगा। पहले ही बुक खोल के अगर आपने रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी विदाउट वॉचिंग द वीडियोस, ठीक है, तो ये आपको एक बिग कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बेटर पहले आप तीनों वीडियो पार्ट्स 2-2 बार देखेंगे, कॉपी और पेन साथ में रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे। आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल आई विल सी कि आपने कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जिसने देख लिया है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग फिर से वो देखेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी स्लाइड से सब कुछ उतार लो। जो जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आप लोग खुद से नोट करेंगे, अपनी समझदारी से नोट करेंगे, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं एंड क्लास 8 जाएंगे, 9 जाएंगे, 10 जाएंगे, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक। हम चेंजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या क्या चेंजेस इन 1000 ईयर्स में आए थे। नाउ द चेंज नंबर 5 इज न्यू रीजन्स एंड एम्पायर। रीजन्स मतलब क्षेत्र, एम्पायर मतलब बड़ा राज्य, बड़ा साम्राज्य, ठीक है। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स encompassed many regions.
ये जो चोलास और तुगलक्स और मुगल्स थे, ये बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे जिन्होंने छोटे छोटे राज्य को जीत लिया था। एक एग्जाम्पल है असंस्कृत प्रशस्ति, जो आपको चैप्टर 9 में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, असंस्कृत प्रशस्ति, प्रेजिंग मतलब तारीफ करना, प्रेज करना, है ना। द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and included all of South India। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, रीजन्स और एम्पायर के बारे में बता रही हूँ कि जैसे छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, जैसे राजस्थान का रीजन हो गया, या छोटा छोटा गुजरात का छोटा छोटा एम्पायर हो गया, छोटे छोटे रीजन्स हो गए, एम्पायर नहीं बोल सकते, उस वक्त छोटे छोटे रीजन्स थे, क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये जो रीजन्स थे, इन सबको इन बड़े बड़े रूलर्स ने, इन बड़े बड़े डायनेस्टीज ने जीता था। ठीक है, इन कंपास अपने अपने अंडर में छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर बड़ा एम्पायर खड़ा करना स्टार्ट किया था। गियासुद्दीन बलबन का एक एग्जाम्पल है जो आपको चैप्टर 9 में देखने को मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपने एम्पायर को स्प्रेड किया था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स जैसे कि गौड़, आंध्र, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies। फ्लैड मतलब भाग जाना, अपनी आर्मी को सरेंडर करके इन क्षेत्रों के जो लोग थे, इन्होंने अपनी आर्मीज को इसके आगे सरेंडर कर दिया था। बाई 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड, बाई 700 यहाँ पे ये ईयर है, ठीक है, 700 मेनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जितने भी जो क्षेत्र थे, मेनी रीजन्स ऑलरेडी, इन्होंने अपने अपने इनके जोग्राफिकल डायमेंशंस चेंज होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सी बात है कि ये जो रूलर्स है, इन्होंने कंपास किया था। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड with specific ruling dynasties. There were considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like Cholas, Khilji, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire with that was pan-regional, spanning diverse regions. तो देखो, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, आई एम हियर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जितने भी ये चोलास, तुगलक्स और मुगल्स थे, इन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य कर लिया था और इन्होंने अपना बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर लिया था। और इन्होंने जब ये अपना एम्पायर सेटअप किया था, तो जितने भी छोटे छोटे जितने भी क्षेत्र थे, इनके जियोग्राफिकल डायमेंशंस चेंज हो गए थे, इनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ एक बार चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन रूलर्स ने अपने अकॉर्डिंगली इनको कर लिया था। ये रूलिंग डायनेस्टिक्स जो थे, इनके अंडर में ये सारे रीजन्स हो गए थे, है ना। जैसे इन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन, अब जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था 18th सेंचुरी में, धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था। मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन होने लग गया था, उसके रीजन क्या थे, क्या कारण थे, वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल का शासन जो था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। तब री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, ये जो रीजनल स्टेट्स थे जिनके ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया था मुगल्स ने, ये वापस बंटने लग गए। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions। ये मैं जो बार बार पैन रीजन कह रही हूँ ना, ये क्या है पैन रीजन, मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो मुगल थे, ये डिक्लाइन होने पर इनकी आपसी फूट के एक रीज़न भी था, और भी कई रीजन्स थे जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। धीरे धीरे ये क्षेत्र वापस से बंटने लग गए, लेकिन इनकी छाप रह गई थी कहीं ना कहीं पर। ठीक है, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विथ लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम। ये जो बड़े बड़े ये जो डायनेस्टीज थी, इनकी कहीं ना कहीं छाप थी, वो इन रीजन्स के ऊपर रह रही थी। दिस वॉज अपरेंट इन द इमरजेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस इन द रेम्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें चेंजेस होने लग गई थी। दो ये डायनेस्टीज खत्म होने लग गई थी धीरे धीरे, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो इन रीजन्स में कहीं ना कहीं पर चेंजेस कर चुके थे। थ्रू द 1000 years between 700 and 750 the character of different regions did not grow in isolation। तो 700 से लेकर 1750 के बीच में अब ये जो रीजन्स अगर जो छोटे छोटे वापस से री इमर्ज हो गए थे। मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना कि मुगल एम्पायर्स जो थे, इनके डिक्लाइन के बाद
ये जो री इमर्जेंस हो गया था रीजन्स का, ठीक है, तो इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके एंड होने के बाद से ये वापस अपने अपने पूरी तरह से अलग अलग होकर रहने लग गए थे। नहीं, अब जब एक एग्जाम्पल देती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी क्लास में कोई रूल चल रहा है, कोई डिसिप्लिन चल रहा है, ठीक है, पूरे पूरे साल आपकी क्लास में डिसिप्लिन चल रहा है, तो चलते चलते ये डिसिप्लिन ऐसा हो जाता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे 3-4 क्लासेस, जैसे मान लो 3-4 क्लासेस में सेम चल रहा है, तो ऐसा होता है कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में कि अगर ये रूल हट गया, ये मैम चले गए, तो ये डिसिप्लिन ख़त्म। अब वो हैबिट में आने लग जाते हैं और उस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, पर ज़्यादा नहीं होते हैं कि पूरे अपने आप को आइसोलेट कर देना। दिस रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। तो ये जो रीजन्स थे, ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी तरह से इन लार्जर पैन रीजनल एयर फोर्सेस का इम्पैक्ट हो चुका था, ठीक है। देखो, पैन रीजनल क्या होता है? साम्राज्य एक ऐसा राष्ट्र है जो अन्य राष्ट्र के कार्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। आमतौर पर पैन रीजन क्या होता है कि एक ऐसा शक्तिशाली देश, ठीक है, जिसका प्रभाव क्षेत्र होता है, वह राजनीतिक या आर्थिक या सांस्कृतिक या वैचारिक हो सकता है। उस क्षेत्र के अन्य राष्ट्र उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं या पूरी तरह से शक्तिशाली राष्ट्र के नेतृत्व पर निर्भर हो सकते हैं। दैट मीन्स कि मान लो किसी डायनेस्टी ने किसी क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया है, जैसे राजस्थान के ऊपर अगर कर लिया है, तो ये हो सकता है कि या तो राजस्थान के लोग पूरी तरह से राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, या फिर पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाए, ठीक है। तो दैट इज पैन रीजन। तो ये पैन रीजन थे मुगल्स और चोलास, मुगल्स, तुगलक्स और खिलजीज, ये पैन रीजनल एम्पायर थे। बड़े बड़े राज्य थे, बड़े साम्राज्य थे, जिन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। देन कम टू ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस। फिर एक बदलाव आया था ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस में। ये बदलाव क्या बदलाव कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स अगो, मतलब ये 700 से 1700 के बीच का जो 1000 सालों में जो बदलाव आए थे, वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस चैप्टर 1 में। फिर क्या बदलाव आया था रिलीजन, धर्मों में। 1000 years ऑफ हिस्ट्री, जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 1000 सालों की, दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, विटनेस्ड मतलब गवाही देता है मेजर डेवलपमेंट्स इन रिलीजियस ट्रेडिशंस। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में ये हुआ था कि कुछ चेंजेस ऑकर हुए थे। हिंदुइज्म जिसको हम बोलते थे, कैसे कि दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज मतलब देवी देवताओं, नए देवी देवताओं को लोग मानने लग गए थे। देवी देवताएं कैसे, अभी आप मानते हो ना बहुत सारे देवी देवताएं अलग अलग, तो ये देवी देवताएं उस वक्त उत्पन्न होने लग गए थे। कैसे? द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने लग गए थे बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई थी। द प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोपरि है और ब्राह्मण जो है वो भगवान तक हमें पहुंचाने का या भगवान के हमारे पाप से हमें बचाने के लिए हेल्प करेगा। तो ब्राह्मण को बहुत ही ये डोमिनेंट ग्रुप माना जा सकता था सोसाइटी में उस वक्त। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत क्यों माना जाता था? क्योंकि ऐसा कहा जाता था उनके पास जो संस्कृत टेक्स्ट का नॉलेज था उसने उन्हें बहुत इज्जत दिला दी थी सोसाइटी में। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। ब्राह्मण जो थे पूरी तरह से डोमिनेंट हो गए थे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इमेज की वजह से। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। इस वक्त ही भक्ति मूवमेंट, भक्ति शुरू हो गया था ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज कुड रीच। तो इसमें ये क्या हो गया था कि जो लोग हैं वो अपने देवी देवता तक अपने आप पहुंच सकते हैं, उन्हें किसी प्रीस्ट की या किसी रीति रिवाज की
ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इसी वक्त। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, यही एक पीरियड था जब कुछ न्यू धर्म भी, अब नए नए धर्म भी आने लग गए थे। जो व्यापारी और जो माइग्रेंट्स थे, सबसे पहले वो इंडिया में होली कुरान लेकर आए थे इन द 7th सेंचुरी। ठीक है, कुरान, तब कुरान को ज़्यादा प्रायोरिटी भी मिलने लग गई थी, मुस्लिम्स के भी आगमन होने लग गया था। फैक्ट्स अबाउट इस्लाम, मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स थे, कुछ मुगल रूलर्स भी थे, उन्होंने इस्लाम और उलेमा को बहुत ज़्यादा मानते थे वो लोग। ठीक है, फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, अच्छा इस्लाम तो आप समझ ही रहे हो ना, जो भी इस्लाम क्या है, एक धर्म है। ठीक है, इस्लाम धर्म को बोला जाता है, जैसे हम हिंदू बोलते हैं ना हिंदू धर्म, वैसे ही मुसलमान जो होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, इस्लाम उनका धर्म होता है। ठीक है, अब फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, एक फैक्ट है कि मुस्लिम भी दो दो ग्रुप्स में डिवाइड थे, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। इनके एक प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, ये इनको बहुत मानते थे, बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, अब जब उनकी डेथ हो गई, तब शिया मुस्लिम्स का मानना था कि प्रॉफिट मुस्लिम्स सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ऐसा शिया मुस्लिम का मानना था। लेकिन कुछ अदर ग्रुप भी थे जो ये नहीं मानते थे, वो क्या, उनका मानना था कि खलीफास ही सिर्फ कम्युनिटी के लीडर्स हो सकते हैं, ना कि मोहम्मद के सन इन लॉ। ऐसे करके मुस्लिम्स के दो ग्रुप हो गए थे, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम्स। ठीक है, अब चेंजेस आए थे, डिवीजन ऑफ पास्ट इनटू पीरियड्स। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, इन्होंने क्या किया था, जब ये ब्रिटिश इंडिया में आए थे ना, तब इन्होंने देखा कि इंडिया में धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है। धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम्स आपस में इनके कई कंट्रास्ट चल रहे हैं, तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, तो अब इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड में बांटा था, एक था हिंदू, एक मुस्लिम, और तीसरा इनका खुद का पीरियड ब्रिटिश। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजियन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट देयर वर नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर। ऐसा इन्होंने क्यों किया, इन्होंने ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया क्योंकि इन्होंने देखा कि लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, रूलर्स जो है धर्म के नाम पर ही रूल कर रहे हैं, लेकिन ये गलत था। ये हालांकि काफ़ी हद तक ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो देखा, अब ये जो देखेंगे वही लिखेंगे। इन्होंने इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर के बेस पे कुछ नहीं लिखा, इन्होंने इंडिया के डिवीजन को सिर्फ धर्म के नाम पर बांट के रख दिया। ऐसे डिवीजन को हालांकि इग्नोर ही किया गया था। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का इसके बारे में डाउट था। उन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा महत्व दिया था। हिस्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर, जब हमने पहले क्लास 6 में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था हंटर गैदरर्स के बारे में, अर्ली फार्मर्स पीपल कैसे शहरों में और विलेजेस में रहते थे, और अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में आपने पढ़ा था। दिस हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। तो पहले जो आपने हिस्ट्री पढ़ी थी दैट वाज एंशिएंट, अभी इस क्लास 7 में आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो दैट इज मेडिवल। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज। आप पढ़ोगे इसमें कि कैसे रीजनल एम्पायर्स स्प्रेड होने लग गए थे, कैसे पीसेंट सोसाइटीज़ का स्प्रेड होने लग गया था, कैसे अलग अलग स्टेट बनने लग गए थे, और मुगल रूलर्स के बारे में, एम्पायर्स के बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ोगे आप इसके बारे में। ठीक है, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पास्टरल एंड फॉरेस्ट पीपल द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजियंस एंड और कैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज धीरे धीरे इमर्ज होने लग गई थी इंडिया में। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे इंडिया में इस हिस्ट्री में। ठीक है, 30,000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंजेस। तो ये 1000 सालों की जो हिस्ट्री में चेंजेस हुए थे, इसने विटनेस किया था बहुत सारे चेंजेस को। आफ्टर ऑल 16th and 18th centuries were quite different from the 8th or the 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. तो हम इसको पूरी तरह से एक हिस्टोरिकल यूनिट नहीं बोल सकते थे। कैसे कि मेडिवल पीरियड जो था इसका हमेशा से मॉडर्न पीरियड से कंट्रास्ट था। मॉडर्निटी में क्या होता है कि सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, यानी
साइंस मॉडर्न पीरियड, देखो अगर टर्म मॉडर्न पीरियड अगर हम बोले तो ये वेस्ट कंट्री से लिया हुआ टर्म है। इंडिया में यदि मेडिवल पीरियड जो आप पढ़ रहे हो इसको मॉडर्न पीरियड नहीं कहा जा सकता था पूरी तरह से, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में क्या था, साइंस, ग्रोथ, रीजन, लिबर्टी, ये सब थे। लेकिन इस वक्त क्या था कि ब्रिटिश का आगमन शुरू हो गया था, ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आने लग गई थी और कुछ रूलर्स का भी यहाँ पर शासन था। तो पूरी तरह से इसको ये मॉडर्न पीरियड बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था। तो ये चेंजेस कुछ देखने को मिले थे हिस्ट्री में उस वक्त 700 से ये 1700 के बीच में, जो 1000 सालों के बीच में जो चेंजेस थे ये देखने को मिले थे। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द सेम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चेंजेस थे जो हमने हिस्ट्री में ये देखे थे 1000 सालों के अंदर अंदर। स्टिल हो सकता है कोई ना कोई आपको डाउट्स आ रहे हो, कोई ना कोई आपको क्वेरीज आ रही हो, तो आप पहले आपको ये करना है कि आपको वापस से ये वीडियो देखना है। आफ्टर दैट भी अगर आपको थोड़ी क्वेरीज रह रही हो, मेरी वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझना, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही हो तो आप बाल गोविंदम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। ओके।